नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट ग्रिड सबस्टेशन और पावर सिस्टम में आज समझते हैं शंट कैपेसिटर बैंक की इंटरनल डिजाइन को और उसके ऑपरेशन और प्रोटेक्शन को। हमने पिछली वीडियो में शंट कैपेसिटर बैंक की इंपॉर्टेंस, उसके एलिमेंट की कंस्ट्रक्शन, लोकेशन और यूटिलिटी के बारे में जाना था। उसी कंटिन्यूएशन में आज शंट कैपेसिटर बैंक को और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। यहाँ ये बताना जरूरी है कि हमारी सारी लर्निंग वीडियो के नोट्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक पीपीटी के रूप में दिए हुए होते हैं, जहां से आप इनका अपनी स्टडीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। शंट कैपेसिटर बैंक का इस्तेमाल पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में पावर फैक्टर को इंप्रूव करने और वोल्टेज रेगुलेशन को सुधारने में होता है। इनकी मदद से लाइन के लॉसेस कम हो जाते हैं, एफिशिएंसियां बढ़ जाती है और हमारी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसका यूटिलाइजेशन ज्यादा बेहतर हो जाता है। कैपेसिटर बैंक्स के पास कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते, उन्हें लगाने में और मेंटेनेंस में खर्चे कम हैं। ये बहुत आसानी से ऑपरेट होती हैं, इनकी इंस्टॉलेशन भी इजी है। ये काफी कॉम्पैक्ट, रिलायबल और बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। एक शंट कैपेसिटर बैंक की मदद से रिएक्टिव पावर का कंपनसेशन हमारी ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ट्रांसफॉर्मर्स, अल्टरनेटर और दूसरे इक्विपमेंट्स की करंट बर्डन्स को काफी हद तक घटा देता है। इससे हमारे लाइन में लॉसेस कम हो जाते हैं, वोल्टेज ड्रॉप्स कम हो जाते हैं, तो हमारी एफिशिएंसी और वोल्टेज रेगुलेशन परफॉर्मेंस सुधर जाती है। हमारी इंटीग्रेटेड पावर सप्लाई ग्रिड का ये नियम है कि हम रिएक्टिव पावर को कंपनसेट करके पावर फैक्टर को 0.9 से ऊपर बनाए रखें। अगर कंज्यूमर और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के फीडर एंड पे करेक्टिव स्टेप्स नहीं ली गई है तो हमारी पावर यूटिलिटीज हैं वो शंट कैपेसिटर बैंक्स को अपने प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशंस में ट्रांसफार्मर की एलवी साइड्स पर लगाती है। जैसे एक 3311 सबस्टेशन पे जो 11 केवी की हमारी बस बार है, इस पे हम एक वैक्यूम सर्किट ब्रेकर की मदद से सेंट्रलाइज्ड एक बड़े साइज की शंट कैपेसिटर बैंक को कनेक्ट करते हैं, ताकि हमारे पावर ट्रांसमिशन में पावर फैक्टर इंप्रूव होने से वोल्टेज रेगुलेशन की समस्याएं सॉल्व हो जाए और हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम की कैपेबिलिटीज का पूरा यूटिलाइजेशन हो जाए। हमारे पावर सिस्टम में डायनामिक्स के साथ जो चेंजिंग रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट है, उसके लिए हम एक से ज्यादा फिक्स्ड कैपेसिटर बैंक्स को एप्रोप्रिएट स्विचिंग फैसिलिटीज के साथ इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारा ओवरऑल पावर फैक्टर पूरे दिन भर की एक्टिविटीज में यूनिटी के करीब बना रहे। हम एक सबस्टेशन पे ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोल सिस्टम से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की एलटी साइड में रिएक्टिव पावर की अमाउंट को कंटिन्यूअसली मेजर करके ऑटोमेटिकली कैपेसिटर बैंक्स की स्विचिंग को 12 केवी कैपेसिटी के वैक्यूम सर्किट ब्रेकर जो कैपेसिटर ड्यूटीज के हैं उनकी मदद से एप्रोप्रिएट कैपेसिटिव रिएक्टिव पावर से कंपनसेशन मैनेज कर सकते हैं। एक शंट कैपेसिटर बैंक में एक जैसी बहुत सारी कैपेसिटर यूनिट्स को पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशंस में इस प्रकार जोड़ा जाता है कि हम एप्रोप्रिएट वोल्टेज और रिएक्टिव पावर की कैपेसिटर बैंक को डिजाइन कर सकें। हर कैपेसिटर यूनिट में बहुत सारे कैपेसिटर एलिमेंट्स को भी आपस में पैरेलल ग्रुप्स के साथ सीरीज में रखा जाता है। एक कैपेसिटर यूनिट्स में कैपेसिटर एलिमेंट्स के साथ इंडिविजुअली फ्यूज एलिमेंट हो सकता है, या एक कैपेसिटर यूनिट के साथ हम एक्सटर्नली भी फ्यूज एलिमेंट लगा सकते हैं। जरा जानते हैं एक्सटर्नली फ्यूज्ड कैपेसिटर यूनिट और इंटरनली फ्यूज्ड कैपेसिटर यूनिट में क्या कैरेक्टरिस्टिक है। एक एक्सटर्नली फ्यूज्ड कैपेसिटर यूनिट में बुशिंग के बाहर एक्सटर्नली एक फ्यूज प्रोवाइड किया जाता है। ये फ्यूज किसी फेल्ड कैपेसिटर यूनिट को सप्लाई बस से डिस्कनेक्ट कर सकता है। एक कैपेसिटर बैंक में बहुत सारे कैपेसिटर आपस में पैरेलल ग्रुप बनाते हुए सीरीज में अरेंज्ड होते हैं। ऐसे कैपेसिटर एलिमेंट्स में मेटेलिक एल्युमिनियम फॉइल्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक के ब्रेकडाउन होने से मेटल फॉइल्स आपस में जुड़कर वेल्ड हो सकती हैं। इस तरह से फेल हुआ कैपेसिटर एलिमेंट्स अपने पैरेलल ग्रुप के सारे दूसरे कैपेसिटर्स को शॉर्ट कर देगा। इस तरह से एक समांतर श्रृंखला शॉर्ट होने पर सीरीज में आए हुए दूसरे कैपेसिटर्स के अक्रॉस पहले से ज्यादा वोल्टेज आएगी और उनमें करंट बढ़ेगा, और ऐसी स्थिति में अगर किसी दूसरी समांतर श्रृंखला का कैपेसिटर एलिमेंट भी ओवर वोल्टेज से अपने इंसुलेशन को खो देता है और मेटल फॉइल्स आपस में शॉर्ट हो जाती हैं और दूसरी श्रृंखला भी अगर नष्ट हो जाती हैं, तो ये एक के बाद एक कैपेसिटर अवयवों का नष्ट होना
होना हमारी पूरी यूनिट्स के लिए ओवर करंट कंडीशंस बन जाता है और जो एक्सटर्नल फ्यूज है वो ऑपरेट होकर इस फॉल्टी कैपेसिटर यूनिट को बैंक से डिस्कनेक्ट कर देता है। इस प्रकार की एक्सटर्नली फ्यूज्ड कैपेसिटर यूनिट की लाइफ अच्छी रहे उसके लिए हम आपस में समांतर में कैपेसिटरों की संख्या कम रखते हैं और ऐसे जो पैरेलल ग्रुप्स हैं उनकी सीरीज में नंबर ज्यादा रखते हैं। जब एक से ज्यादा एलिमेंट्स शॉर्ट होकर पैरेलल ग्रुप्स को डैमेज करते हैं तो ऐसी यूनिट का एक्सटर्नल फ्यूज यूनिट को कैपेसिटर बैंक से अलग कर लेगा और कैपेसिटर बैंक्स पैरेलल में लगी हुई दूसरी यूनिट्स के साथ कम किलोवाट के साथ ऑपरेट होगी और ऐसी स्थिति में कैपेसिटर बैंक की खराब हुई यूनिट के पैरेलल में काम कर रही दूसरी यूनिट्स के अक्रॉस वोल्टेज ज्यादा हो जाएगी। एक कैपेसिटर बैंक के सेफ ऑपरेशन के लिए जरूरी है कि अगर ये ओवर वोल्टेज रेटेड लेवल का 110% से भी ज्यादा हो जाती है तो ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन शंट कैपेसिटर बैंक को सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर दे। हम इस तरह से जो ओवर वोल्टेज कैपेसिटर यूनिट्स में आती हैं इसे कम रखने के लिए एक शंट कैपेसिटर बैंक में पैरेलल यूनिट्स की संख्या ज्यादा रखते हैं और इन्हें हायर वोल्टेज की डिजाइन करते हैं ताकि सीरीज में हमें इस तरह के पैरेलल ग्रुप पर फेज कम लगाने हों। एक यूनिट में एक्सटर्नल फ्यूज हमें यूनिट के फेलर होने की विजुअल इंडिकेशंस देता है लेकिन ऐसी यूनिट्स इंटरनली फ्यूज यूनिट की कंपैरिजन में ज्यादा जगह घेरती है। इनकी इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज्यादा है और इनमें लाइव पार्ट्स भी इंसुलेशन क्लियरिंग के लिए ज्यादा हो गए हैं। एक इंटरनली फ्यूज्ड कैपेसिटर यूनिट में प्रत्येक कैपेसिटर एलिमेंट के साथ इंटरनली एक फ्यूज एलिमेंट होता है सीरीज में और किसी फेलर की कंडीशंस में फ्यूज इंटरनली डिस्कनेक्ट होकर कैपेसिटर एलिमेंट को यूनिट से सेपरेट कर देता है ताकि दूसरे जो हेल्दी एलिमेंट्स हैं उनका कंटिन्यूअस रिलायबल ऑपरेशन जारी रहे। फ्यूज एलिमेंट की डिजाइन इस तरह से की जाती है कि फ्यूजिंग ऑपरेशन के दौरान ये कैपेसिटर एलिमेंट की इंसुलेटिंग डाइलेक्ट्रिक में जो इम्प्रिग्नेशंस किया हुआ होता है उसे डिटेरियोरेट नहीं करता है। एक कैपेसिटर यूनिट का एक एलिमेंट जब आइसोलेट हो गया है तो उसके साथ पैरेलल में कनेक्ट दूसरे कैपेसिटर एलिमेंट ऑपरेशन में रहेंगे लेकिन इनमें अपने सीरीज के दूसरे कैपेसिटर एलिमेंट्स के ग्रुप की तुलना में कुछ एलिमेंट्स के आइसोलेट होने के बाद जो बचा हुआ ग्रुप है उसमें जो नीले फ्रेम में यहां दिखाया गया है कुछ वोल्टेज अधिक होगी। अगर इस ज्यादा वोल्टेज और ज्यादा करंट से कुछ और पैरेलल एलिमेंट एक के बाद एक अगर अपने फ्यूज को उड़ाते हैं और आइसोलेट होते हैं तो एक कैस्केड ऑपरेशन से इन पैरेलल में जुड़े हुए सारे एलिमेंट्स के लिए खतरा पैदा हो सकता है। ऐसे फेलर्स को कम रखने के लिए हम इंटरनली फ्यूज यूनिट में कैपेसिटर एलिमेंट्स की पैरेलल ग्रुप में संख्या ज्यादा रखते हैं और उनके सीरीज ग्रुप्स कम बनाए जाते हैं जो एक्सटर्नली फ्यूज यूनिट की कंपैरिजन में अलग तरह की व्यवस्था हो गई है। ऐसी इंटरनल फ्यूज्ड यूनिट्स हैं, ऐसी एलिमेंट के साथ इंटरनली फ्यूज एलिमेंट रखने वाली कैपेसिटर यूनिट्स हैं, वो ज्यादा रिलायबल हैं, कम जगह घेरती हैं, इनकी इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम है, इनमें लाइव पार्ट्स भी कम होने के कारण इनका प्रचलन अधिक है। जब इस प्रकार की यूनिट्स को हम सीरीज और पैरेलल में ग्रुप बनाकर शंट कैपेसिटर बैंक बनाते हैं तो हम यूनिट्स को पैरेलल में कम संख्या में रखते हैं और ऐसे पैरेलल ग्रुप को सीरीज में ज्यादा संख्या में रखते हैं ताकि अगर किसी यूनिट में इंटरनली फ्यूज ओपन होने के बाद अगर सक्सेसिव फेलर्स आते हैं और एक कोई ग्रुप ओपन हो जाता है तो यूनिट्स में ऐसी प्रॉब्लम्स के कारण हमारी कैपेसिटर बैंक में इम्बैलेंस की अमाउंट कम आई और वो ज्यादा रिलायबल तरीके से ऑपरेशन की कंटिन्यूटी बनाए रखे। ज्यादातर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे जो छोटी शंट कैपेसिटर बैंक्स होती हैं वो सिंगल वाई कनेक्टेड होती हैं। ये ग्राउंडेड भी हो सकती हैं और अनग्राउंडेड भी हो सकती हैं। ऐसी सिंगल स्टार वाई कनेक्टेड शंट कैपेसिटर बैंक्स में हम अनबैलेंस्ड वोल्टेज को डिटेक्ट करके रिक्वायर्ड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। वहीं बड़े पावर रेटिंग की जो बैंक्स हैं उन्हें हम सिंगल स्टार में इस तरह का एच फॉर्मेशंस कर सकते हैं या डबल स्टार कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या हार्मोनिक करंट फिल्टरिंग का कॉन्फ़िगरेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी कॉन्फ़िगरेशन में हम ज्यादा इकोनॉमिक और सेंसिटिव करंट में जो अनबैलेंस आता है वो न्यूट्रल में एक
एक सीटी लगाकर शंट कैपेसिटर बैंक्स में आवश्यक प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, जिसे समझने से पहले हम ग्राउंडेड और अनग्राउंडेड शंट कैपेसिटर बैंक की तुलना को समझते हैं। सिंगल स्टार या डबल स्टार शंट कैपेसिटर बैंक में हम न्यूट्रल को एक लो वोल्टेज के लेकिन ज्यादा कैपेसिटेंस के कैपेसिटर से ग्राउंड कर देते हैं। इस ग्राउंडिंग से हमें जो ट्रिपल और हायर हार्मोनिक करंट्स हमारे पावर सप्लाई में होते हैं उन्हें अर्थ की तरफ रास्ता प्रोवाइड हो जाता है। लाइटनिंग या स्विचिंग से जो हाई फ्रीक्वेंसी के सर्ज करंट और वोल्टेजेस हमारी पावर लाइंस में आ जाते हैं उन्हें भी हम सेफली इस ग्राउंडिंग की मदद से डिस्चार्ज कर सकते हैं। न्यूट्रल को हमने जब अर्थ कर दिया है तो हमें इसको अलग से इंसुलेशन लेवल देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस प्रकार के जो शंट कैपेसिटर बैंक्स हैं इनकी कॉस्ट कम है और इंसुलेशन रिलेटेड मेंटेनेंस भी कम है। हालांकि शंट कैपेसिटर बैंक की अर्थिंग करने से जो हमारे हार्मोनिक इनरश करंट्स होते हैं उन्हें एक सर्कुलेशंस मिल जाता है और इससे हमारे फ्यूज और दूसरे प्रोटेक्टिव रिले में कुछ गलत ऑपरेशंस हो सकते हैं। अनग्राउंडेड कैपेसिटर बैंक्स में जो न्यूट्रल पॉइंट है वो आइसोलेटेड और इंसुलेटेड रखा जाता है। ऐसी स्थिति में हम जीरो सीक्वेंस करंट या थर्ड हार्मोनिक करंट्स को ग्राउंड फॉल्ट होने की कंडीशंस में भी कोई डिस्चार्ज रास्ता नहीं प्रदान करते हैं। न्यूट्रल को पूरी लाइन वोल्टेज के लिए इंसुलेट रखना पड़ता है, तो इस तरह की कैपेसिटर बैंक की थोड़ी लागत बढ़ जाती है। ऐसी कैपेसिटर बैंक्स में जो ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज आती है स्विचिंग के दौरान वो भी ज्यादा होती हैं, तो हम जो हाई वोल्टेज में 33 केवी पे इनकी इंसुलेशन प्रॉब्लम अधिक होने के कारण इनका ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं और हाई वोल्टेज पे हम ग्राउंडेड न्यूट्रल के साथ शंट कैपेसिटर बैंक का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन लो वोल्टेज की कंडीशंस में हम अनग्राउंडेड शंट कैपेसिटर बैंक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कम पावर की शंट कैपेसिटर बैंक को हम सिंगल स्टार अर्थ प्रकार की बनाते हैं। सभी कैपेसिटर बैंक को सप्लाई से कनेक्शंस के लिए हम डबल बस बार अरेंजमेंट का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम आइसोलेटर स्विच की मदद से शंट कैपेसिटर बैंक को मनचाही बस बार से ऑफलोड कंडीशंस में कनेक्ट कर सकते हैं। एक कैपेसिटर ड्यूटी का वैक्यूम सर्किट ब्रेकर ऑन लोड कंडीशंस में कैपेसिटर बैंक की स्विचिंग और प्रोटेक्शन का काम करेगा। ब्रेकर की दोनों तरफ आइसोलेटर से हमें ब्रेकर मेंटेनेंस के लिए आइसोलेशन मिल सकता है और मेंटेनेंस के दौरान हम अर्थ स्विच से ग्राउंडिंग करके सेफ्टी को भी इंश्योर कर सकते हैं। एक कॉपर की पर्याप्त करंट कैरिंग कैपेसिटी की वाइंडिंग का एयर कोर रिएक्टर को हम कैपेसिटर के साथ सीरीज में लगाकर स्विचिंग के दौरान जो इनरश करंट आता है उसे लिमिट कर सकते हैं। इस रिएक्टर के पैरेलल में एक सुटेबल डैंपिंग रजिस्टर की मदद से हम कैपेसिटर बैंक का हमारी ट्रांसमिशन लाइन के इंडक्टेंस के साथ रेजोनेंस को रोक सकते हैं। इस प्रकार की सिंगल स्टार शंट कैपेसिटर बैंक्स में हम प्रोटेक्शन के लिए अनबैलेंस वोल्टेज का इस्तेमाल करते हैं और प्रोटेक्शन स्कीम में बस बार की प्रोपोर्शनल वोल्टेज और किसी फेज में एक लो वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज को कंपेयर किया जाता है और किसी भी फेज में अगर 10% से ज्यादा इंबैलेंस आएगी तो ये जो प्रोटेक्शन स्कीम है वो सर्किट ब्रेकर को ऑटोमेटिकली ऑपरेट करके कैपेसिटर बैंक को सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर सकती है और हल्के इंबैलेंस पे वार्निंग अलार्म्स इशू कर सकती है। इस प्रकार के प्रोटेक्शन का इस्तेमाल हम सॉलिडली अर्थ की भी स्टार कनेक्टेड शंट कैपेसिटर बैंक में इस्तेमाल कर सकते हैं और ये जो प्रोटेक्शन है वो बस बार की वोल्टेज बदलने या हार्मोनिक्स के वोल्टेज सिग्नल आने से भी अप्रभावित रहता है। सभी बड़ी पावर कैपेसिटी की कैपेसिटर बैंक्स हैं वो सिंगल स्टार की बजाय डबल स्टार कनेक्शंस में हो सकती हैं, जैसे कि एक 3 फेज की 50 हर्ट्ज पे 33 केवी सिस्टम्स के लिए 10 या 20 मेगावाट की जो हमारी कैपेसिटर बैंक है उसे हम डबल स्टार कॉम्बिनेशन में अर्थ या अनअर्थ सिस्टम में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें जो हमारी पर फेज कैपेसिटर बैंक है उसमें मेन कैपेसिटर यूनिट के साथ हम सीरीज में एक लो वोल्टेज की हाई कैपेसिटेंस की कैपेसिटेंस लगाकर ग्राउंडिंग कर देते हैं और प्रोटेक्शन के लिए हम न्यूट्रल में एक सीटी लगा के अनबैलेंस करंट से प्रोटेक्शन प्राप्त करते हैं। बड़ी साइज की शंट कैपेसिटर बैंक बनाने के लिए हम ज्यादा प्रचलन में इंटरनल फ्यूज्ड यूनिट का इस्तेमाल करते हैं और हर कैपेसिटर एलिमेंट के साथ जो इंटरनली कनेक्टेड फ्यूज है वो किसी भी फॉल्टी कैपेसिटर एलिमेंट को आइसोलेट करके दूसरे हेल्दी एलिमेंट्स के
ऑपरेशंस को अनअफेक्टेड जारी रखता है। इस प्रकार की सभी कैपेसिटर यूनिट्स हैं वो टोटली सील्ड होती हैं, सेल्फ कंटेन्ड होती हैं और आउटडोर एप्लीकेशंस के लिए सुटेबल होती हैं। सभी कैपेसिटर यूनिट्स में इस तरह के इंटरनल डिस्चार्ज एलिमेंट्स लगे हुए होते हैं और दो पोर्सेलिन की जो बुशिंग्स हैं उन्हें हम कैपेसिटर यूनिट के साथ वेल्ड इस तरह से कर देते हैं और इनकी जो इंसुलेटिंग कैपेसिटी है वो इस तरह की होती है कि हम डिजायर्ड तरीके के कैपेसिटर यूनिट्स के आपस में सीरीज या पैरेलल कनेक्शंस कर सकते हैं। एक सीरीज ग्रुप में आने वाली सारी जो कैपेसिटर यूनिट्स हैं उन्हें हम अलग अलग टायर्स में लगाते हैं और इनके बीच में सुटेबल पोस्ट इंसुलेटर से रिक्वायर्ड इंसुलेटिंग कैपेसिटी जनरेट कर देते हैं। सभी इंडिविजुअल यूनिट्स के पास रेटेड करंट से भी 135% ओवरलोड की कैपेसिटी होती है। शंट कैपेसिटर बैंक्स को एक कैपेसिटर ड्यूटी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर से कंट्रोल किया जाता है और एक 5 पोल का जो ग्राउंडिंग स्विच है वो मेंटेनेंस की कंडीशंस में तीनों लाइनें और दोनों जो स्टार पॉइंट्स होते हैं उन्हें ग्राउंड कर सकता है। यहाँ इस ग्राउंडिंग स्विच के साथ एक इंटरलॉकिंग अरेंजमेंट किया हुआ होता है जो ग्राउंडिंग को तभी होने देगा जब हमारा वैक्यूम सर्किट ब्रेकर ओपन कंडीशंस में होगा। हम कैपेसिटर बैंक के कंट्रोल को वीसीबी की ऑन, ऑफ और ऑटो तीनों मोड से कंट्रोल कर सकते हैं। जब हम वीसीबी को ऑटो मोड में रखे हुए होते हैं तो एक डिजिटल पावर फैक्टर कंट्रोल यूनिट या हमारा जो प्रोटेक्शन रिले सिग्नल सिस्टम है वो वीसीबी के ऑपरेशन को कंट्रोल करता है, जबकि हम मैनुअल ऑन या ऑफ भी वीसीबी को कर सकते हैं। एक कैपेसिटर बैंक को सप्लाई से एनर्जाइज चालू करते समय जो स्टार्टिंग का इनरश करंट है उसे लिमिट करने के लिए हम एयर कोर्ड कॉपर वाइंडिंग का सीरीज इंडक्टर इस्तेमाल करते हैं। ये जो इंडक्टिव रिएक्टर है ये एक पैरेलल डैंपिंग रेजिस्टेंस की मदद से स्पेसिफिक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को भी फिल्टर आउट करने का काम करता है और हमारी कैपेसिटर बैंक और लाइन के इंडक्टेंस के बीच में किसी भी प्रकार के रेजोनेंस को भी रोकता है। लाइन में और न्यूट्रल में हम सीटी का प्रोविजंस देते हैं जो हमारे मीटरिंग और प्रोटेक्शन का काम करती है। इनकी मदद से हम ओवर करंट, अर्थ फॉल्ट और अनबैलेंस्ड करंट का प्रोटेक्शन अचीव करते हैं। जो न्यूट्रल में हमने सीटी लगाई है वो किसी भी कैपेसिटर बैंक में एलिमेंट्स के फेलर होने पे जो अनबैलेंस करंट आता है उसे नोटिस करके कम इम्बैलेंस की कंडीशन में एक अलार्म सिग्नल और 10% से ज्यादा इम्बैलेंस होने पे ब्रेकर को ऑटो ट्रिप का भी मैसेज दे सकती है। न्यूट्रल में लगाई गई सीटी की मदद से हम एक अनबैलेंस्ड करंट प्रोटेक्शन स्कीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कैपेसिटर बैंक में बहुत सारे एलिमेंट अगर इंटरनल फेलर से खत्म हो जाते हैं तो वो मामूली से इम्बैलेंस को भी नोटिस करके अलार्म मैसेज दे देती है और ये वीसीबी को इंस्टेंटली डिस्कनेक्ट करके कैपेसिटर बैंक को इफेक्टिवली प्रोटेक्ट कर सकती है अगर हमारा इम्बैलेंस 10% की लिमिट से ज्यादा हो जाता है। तो आशा है आज की इस वीडियो स्टडी से आपको शंट कैपेसिटर बैंक की इंटरनल डिजाइन, ऑपरेशन और प्रोटेक्शन रिक्वायरमेंट्स के बारे में समझ में आ गया होगा। आप सिंगल स्टार और डबल स्टार दोनों प्रकार की शंट कैपेसिटर बैंक को भी समझ पाए होंगे। हमारी जीएसएस प्लेलिस्ट की दूसरी वीडियो से आपकी प्रैक्टिकल समझ सुधरेगी। हमारी पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट थ्योरी, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरे विषयों की प्लेलिस्ट से आप अपनी एकेडमिक और कंपटीशन परफॉर्मेंस को सुधार सकते हैं। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वंस अगेन।